तो देखो कैश फ्लो है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट दो मेथड हैं, कौन कौन सी, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तीन एक्टिविटी हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ठीक है, हमारे जो सिलेबस में है वो कौन सी है, डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड हमको पढ़ना है, ऐसा नहीं सोचना हमको कौन सी पढ़ना है, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड पढ़ना है। अच्छा, दोनों मेथड में तीन तीन एक्टिविटी हैं, दोनों ही मेथड में तीनों एक्टिविटी हैं, और दोनों मेथड में ये दो एक्टिविटी सेम है, वर्ड बाय वर्ड सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी चेंज होती है दोनों मेथड में। ठीक है बराबर। इनडायरेक्ट मेथड शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत कैश फ्लो का इंट्रोडक्शन। CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका मतलब ये है कि तुमको ये देखना है कि जो तुम्हारा बिजनेस है, जो बिजनेस है उस बिजनेस में पूरे अकाउंटिंग ईयर में कितना कैश इनफ्लो हुआ और कितना कैश आउटफ्लो हुआ। जो भी इनफ्लो होगा हम उसको प्लस करेंगे और जो भी आउटफ्लो होगा हम उसको माइनस करेंगे। कैश के इनफ्लो को प्लस और कैश के आउटफ्लो को माइनस करेंगे, बराबर है। बिजनेस में एक साल में जो भी अकाउंटिंग के अंदर एक्चुअल कैश का क्या है, एक्चुअल कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो चेक करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। सर ऐसा क्यों, जब हम अकाउंटिंग करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो वहाँ तो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कवर हो ही जाता है। नहीं, कवर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कवर, जैसे देखो एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, कैश और अदर देन कैश, दैट इज नॉन कैश। नॉन कैश कैसे होते हैं, कैश तो तुमको मालूम है या बाद में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट मुद्दा है नॉन कैश का। नॉन कैश के लिए एक एग्जांपल के रूप में देखो डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कैसा होता है, एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ये क्या करता है, हमारा जो कैश का एक्चुअल इनफ्लो है उसको कम कर देता है, यानी इसका हमको ट्रीटमेंट करना है। फिर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको राइट ऑफ कर दोगे, ये भी नॉन है। उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिवेंचर, ये भी क्या है, नॉन कैश आइटम है, लेकिन ये हमारे कैश फ्लो को क्या करता है, कम कर देता है। इस तरीके से हमको इन आइटम्स का इफेक्ट जो डल गया है स्टेटमेंट ऑफ P&L में उसको एलिमिनेट करना है, बाहर करना है। ठीक है बराबर है। तो कैश फ्लो क्या है, सिर्फ हमको ये देखना है कि साल भर में क्या कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो हुआ है। जितना भी कैश का इनफ्लो है उसको हम प्लस करेंगे और आउटफ्लो को माइनस करेंगे। ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे आइटम जो नॉन कैश हैं, नॉन कैश आइटम हैं, बट इन्होंने क्या किया, कैश इनफ्लो को कम कर दिया है। कैश इनफ्लो को क्या कर दिया है, इफेक्ट किया है अकाउंटिंग में। तो हम इनको क्या करेंगे, इनका रिवर्स इफेक्ट देंगे। इनका हम क्या करेंगे, रिवर्सल करेंगे। इनके इफेक्ट को हम रिवर्स कर देंगे। यानी कि यदि ये प्लस हुए होंगे तो हम माइनस करेंगे, और यदि माइनस हुए होंगे तो हम इनको प्लस करेंगे। रिवर्सल कैसे होगा, यदि पहले इफ एडेड देन क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, और इफ सब्सट्रैक्टेड है
तो हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये इफेक्ट देना ही क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का काम है। अच्छा, किनको बनाना पड़ता है, तो सारी कंपनियों को नहीं बनाना पड़ता, लिस्टेड कंपनीज को बनाना पड़ता है, या फिर जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल दे AS4 जिसकी पर AS3 रिवाइज्ड जिस पर अप्लीकेबल होता है, सिर्फ उसी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है। ठीक है, सबको बनाने की जरूरत नहीं होती। अब बनाने का तरीका क्या है, तो हम पूरे के पूरे इसको 3 एक्टिविटी में डिवाइड करेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। 3 एक्टिविटी में हम पूरे के पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिवाइड कर देंगे। फॉर्मेट हमारी बुक में है, हम एक बार फॉर्मेट को अच्छे से देख लेते हैं। फॉर्मेट ढूंढ लेते हैं हम। निकालना तो ये रेशो एनालिसिस की सीट मेरे को मिल नहीं रही थी पहले, सब फार्मूले होते हैं ना, उसकी सीट है 2 पेज। यही, हाँ ठीक है ना, ओके। तो देखो, समझते हैं हम थोड़ा बहुत बुक में क्या लिखा है, उससे देख लेते हैं। कंपनीज बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक्चुअल में कितना कैश का इनफ्लो है और आउटफ्लो है, ये हमको मालूम नहीं पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट से। इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट दैट शोज द फ्लोज किसका, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम। कैश इक्विवेलेंट आइटम का मतलब वो आइटम जो क्या करते हैं, वेरी लेस टाइम में कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो कैश का इनफ्लो क्या होगा, कैश सेल से होगा, कैश रिसीव्ड अगेन मतलब डेटर से, बिल्स रिसीवेबल से जो कैश रिसीव हुई, या फिर कमीशन रॉयल्टी रिसीव हुआ, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ, कैश रिसीव हुआ इन्वेस्टमेंट सेल करने से, है ना, अदर देन मार्केटेबल। कैश रिसीव सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बेचोगे तो मिलेगा, सिक्योरिटी बेचोगे मिलेगा, लोन लोगे, यदि आप लोन लेते हो तो यहाँ एसेट लायबिलिटी का फंडा नहीं लगाने का, यहाँ सिर्फ ये देखना है कि पैसा आया क्या बिजनेस में और बिजनेस से गया, ये 2 चीजें देखना है। कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो देखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना। ठीक है, यानी लोन लोगे तो भी कैश आएगा और लोन का रीपेमेंट करोगे तो कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। ऐसे ही शेयर डिवेंचर इशू करोगे तो पैसा आएगा और इनका रीपेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा। ठीक है, जो यहाँ रिसीव हुआ है वो यहाँ पे हो रहा है। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 रिवाइज्ड के हिसाब से बनता है और इसको बनाने के लिए 2 मेथड हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट मेथड है नॉट इन सिलेबस, ऑलरेडी बता दिया है। ये जो है इनको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये अपने को जब एग्जाम होती है, कौन सी वाली, प्रैक्टिकल एग्जाम होती है, तो उसमें पूछ लेते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बना रहे हो, या आज की डेट में ऑब्जेक्टिव भी आते हैं 10, 15, 20 नंबर के। तो टू डिटरमाइन द सोर्सेस रिसिप्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अंडर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों एक्टिविटी में आपको ये देखना है कि क्या सोर्सेस हैं जिनकी वजह से हमें कैश का या कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, यानी इनके सोर्सेज ढूंढना है, कहाँ से पैसा आ रहा है, और एप्लीकेशन ढूंढना है, कहाँ पैसा हम लगा रहे हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो। फिर उसका हमको नेट चेंज देखना है कि क्या आ रहा है, नेट डिफरेंस हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो का क्या है। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है या यूज क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका या एडवांटेज क्या है, या फिर किस यूज में आता है। तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग के काम आता है, शॉर्ट टर्म जो आपकी कैश की रिक्वायरमेंट है उसको कैसे फुलफिल करें इसके काम आता है। उसके बाद हेल्प्स इन असेसिंग लायबिलिटी, सॉल्वेंसी रेशो और लिक्विडिटी रेशो के लिए भी काम आता है। लिक्विडिटी रेशो
मालूम है ना, करंट रेशो और लिक्विड रेशो वाला वो। फिर मैनेजमेंट की इफिशियंसी देखता है कि कैश की अवेलेबिलिटी कितनी है, कैश पोजीशन मालूम पड़ता है, और मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में काम आता है। उसके बाद डिविडेंड देने के काम भी, क्योंकि यदि आपके पास कैश अवेलेबल होगा तो कंपनियां आसानी से डिविडेंड बांट सकती हैं। लिमिटेशंस भी हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आते हैं, इसमें नॉन कैश जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं। नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर एन इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट बनाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लिया तो P&L नहीं बनाओगे या बैलेंस शीट नहीं बनाओगे, वो तो बनाना ही पड़ेगा। अब मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है कैश इक्विवेलेंट का डेफिनेशन। कैश तो तुमको मालूम है, जो तुम्हारे पास कैश है या तुम्हारे बैंक में जो अमाउंट डिपॉजिट है वो क्या हो जाएगा, कैश। अब कैश इक्विवेलेंट क्या होता है ये समझते हैं। तो कैश इक्विवेलेंट आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, कैश इक्विवेलेंट आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर readily convertible into the known amount of cash। इंपॉर्टेंट क्या है, readily available, convertible है किसमें, known amount of cash। यानी आपके पास जैसे ये पेन है, इस पेन को आप बेचोगे तो आपको मालूम है ये कितने में बिकेगा और आसानी से बिक जाएगा, जल्दी बिक जाएगा। इसको बेचने में, आज बेचने जाओगे तुरंत बिक जाएगा और इतनी वैल्यू पे बिकेगा, 5, 10, 15 जो भी वैल्यू हो, नोन होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि ये कितने में बिक जाएगा। ठीक है। सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क, चेंज इन वैल्यू, मतलब इसको चाहे आज आप बेच दो, चाहे 3 महीने के अंदर कभी भी बेच दो, इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 रुपए है तो 10 रुपए में ही बिकेगा। माइनर चेंज हो सकता है, 9.5 रुपए हो सकते हैं, पर इससे ज़्यादा स्लाइट चेंज होगा, माइनर सा चेंज हो सकता है, एक सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट चेंज नहीं होगा। सिग्निफिकेंट मतलब ऐसा चेंज जो डिसीजन चेंज कर दे, ऐसा चेंज जो डिसीजन चेंज कर दे, इस तरीके से कोई भी इसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है। अच्छा, ओनली व्हेन हैज ए शॉर्ट मैच्योरिटी लेस देन 3 मंथ, 3 महीने या इससे कम में हम इसको बेचने लायक होना चाहिए। यानी 3 महीने के अंदर यदि इस पेन को तुम क्या कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो और इसकी जो वैल्यू मालूम थी उस वैल्यू में कोई चेंज ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, कैश इक्विवेलेंट। कुछ एग्जाम्पल हैं, करंट इन्वेस्टमेंट अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज टेकन एज मार्केटेबल सिक्योरिटी इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कुछ एग्जाम्पल्स, कैश इन हैंड एट कैश एट बैंक, चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, ये सब किस में आ जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाता है। फिर कैश फ्लो हम समझते हैं ऑपरेटिंग। अच्छा, अब मेन जो मुद्दा आता है, मुद्दा गरम है, वो है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बातें करना। तो इनके नाम में ही सब कुछ छिपा है। नाम में क्या छिपा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब प्रिंसिपल रेवेन्यू आपका, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है, जो कोर एक्टिविटी है, जिस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, जैसे स्टेशनरी का बिजनेस करते हो तो स्टेशनरी से जो आपको रेवेन्यू हो रहा है, स्टेशनरी को खरीदने बेचने से, वो क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सर इन्वेस्टिंग क्या है, नॉन कोर। नॉन कोर मतलब फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने या बेचने से या फिक्स्ड एसेट से आपको कोई इनकम हो रही है तो वो कहलाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग का मतलब आपकी जो कैपिटल है, अब कैपिटल में आपका क्या आता है, शेयर, डिवेंचर, लोन्स, वो सारी चीजें फाइनेंस की होती हैं। जो भी पैसा आपने, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है आपके, सोर्सेस ऑफ फंड हैं, जहां जहां से आपने पैसा लिया है, वो सब किस में जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है। स्टॉक किस में आएगा, स्टॉक करंट एसेट में आएगा, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा, इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा।
इन्वेस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट आती है, सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या आता है, आर एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट अदर देन इन्वेस्टिंग इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। मतलब एक बंद कर लो, गेट बंद कर लो। कहने का मतलब यह है बाबू मोशाय कि फिक्स्ड एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये क्या कहलाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ आते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। शेयर, डिवेंचर, लोन टेकन यानी लायबिलिटी वाला लोन कहाँ आता है, फाइनेंसिंग में। और बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड सारी चीजें कहाँ आती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, बराबर है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड क्या कहता है कि कैश फ्लो का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस। सबसे पहले बात होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब जो कोर बिजनेस है तुम्हारा वो। अब हम इसका देखते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं हम कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो होता है। तो इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनी, अब यहाँ 2 तरह की कंपनियां होती हैं, एक फाइनेंस मतलब जो लोन वोन देती है जैसे बैंक वगैरह हो गई, या फिर एनबीएफसी नॉन बैंकिंग कारपोरेशन जो लोन देने का काम करते हैं, और एक वो होती है जो ट्रेडिंग करती है यानी गुड्स को खरीदने बेचने का काम करती है। तो पहली है नॉन फाइनेंशियल मतलब गुड्स वाली, दूसरी है नॉन, अच्छा जो फाइनेंसिंग कंपनी होगी उसमें जो ब्याज मिलता है इंटरेस्ट, वो किसका हिस्सा हो जाएगा, ऑपरेटिंग का हिस्सा हो जाएगा, बस इतना याद रखना है। और यहां पर इनके लिए लोन का जो इंटरेस्ट है वो ऑपरेटिंग का हिस्सा नहीं होगा। कैश सेल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, रॉयल्टी, फीस, कमीशन रिसीव्ड, इनकम टैक्स रिफंड, ये सब किस में आ जाएंगे, फाइनेंसिंग में रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, सेल प्रोसीड ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि इनके लिए ऑपरेशन है इसलिए ये भी आ जाएगा। और इसका अपोजिट कर दो तो यहाँ आ जाएगा। इन्वेस्टिंग में देखो कोई भी कंपनी हो, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों सेम है सबके लिए। तो इन्वेस्टिंग में क्या है, फिक्स्ड एसेट्स बेचोगे, इन्वेस्टमेंट बेचोगे या खरीदोगे या बेचोगे, वो कैश का इनफ्लो है, खरीदना सॉरी बेचना है ना। फिक्स्ड एसेट्स बेच दी, इन्वेस्टमेंट बेच दिए, इंटरेस्ट रिसीव हुआ इन्वेस्टमेंट में, बैंक में एफडी कर दी, उस पर ब्याज मिला, या आपके पास ग्राउंड है ना, मैदान है, उसको शादी ब्याह के लिए दे दिया, गर्मी में किराया मिल गया, तो सब कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टिंग की इनफ्लो में। आउटफ्लो क्या है, इन्हीं का पेमेंट, फिक्स्ड एसेट्स खरीद ली, इन्वेस्टमेंट खरीद लिए, है ना, ठीक है। फाइनेंसिंग का क्या है, सोर्सेस क्या है, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, तो शेयर इशू करोगे, डिवेंचर इशू करोगे, बोरोइंग लोगे या बैंक से ओवरड्राफ्ट लोगे। और आउटफ्लो क्या है, इनका सबका पेमेंट आउटफ्लो हो जाएगा। उसके साथ में डिविडेंड और इंटरेस्ट का ब्याज, इन पर जो ब्याज दोगे या डिविडेंड दोगे वो भी आउटफ्लो में आ जाएगा, ठीक है। अब हम कहानी शुरू करते हैं कैश फ्लो के फॉर्मेट से। तो कैश फ्लो के जब हम फॉर्मेट की बात करेंगे तो मैं तुमको लिख करके समझाता हूं कि कैश फ्लो का फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा। चलो देखो, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। देखें देखें जरा, कितना देखो, सबसे पहले क्या आएगा,
सबसे पहली आएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर्मेट थोड़ा बड़ा है, जो चीज़ ये लोग वर्किंग नोट में डालते हैं मैं उसको फॉर्मेट में डाल रहा हूँ। ठीक है, क्या जबरन में एक बार वर्किंग नोट बनाओ फिर स्टेटमेंट पे लाओ, इससे एक ही बार में चलने दो। तो सबसे पहले क्या करने का, यहां पर लेते हैं नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और ये क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, इन दोनों का डिफरेंस। प्लस में आएगा तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में आएगा तो ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, फिर इसमें हम ऐड करेंगे, फिर इसमें हम कुछ चीजें ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐसी चीजें ऐड करेंगे जो क्या हो, नॉन कैश आइटम हो, जो क्या हो, नॉन कैश आइटम हो, यानी एक्चुअली में उससे कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ है, और यदि हुआ भी है तो वो ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। जैसे पहला प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मेड को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, याद रखना, मेड ड्यूरिंग द ईयर, मेड ड्यूरिंग द ईयर, पहला आइटम। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर हम इसमें प्लस कर देंगे। उसके बाद हम प्लस कर देंगे अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। यदि अच्छा, ये मालूम पे कैसे पड़ेगा कि अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, तो ओपनिंग और क्लोजिंग दो बैलेंस दिए रहेंगे क्वेश्चन में, उन दोनों का डिफरेंस। यदि पिछले साल का बैलेंस ज़्यादा कम है और करंट ईयर का बैलेंस ज़्यादा है, इसका मतलब मान लो कि 2018 में बैलेंस जनरल रिजर्व का था 5000 का, और 2019 का जो बैलेंस है वो हो गया 8000। इसका मतलब क्या है कि 3000 रुपये हमने क्या करा है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है, तो 3000 यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल था समझाने के लिए। चलो, ये हो गया। उसके बाद तीसरी चीज आएगा डिविडेंड। अब डिविडेंड में फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड दोनों, फाइनल एंड इंटरिम डिविडेंड दोनों यहां पर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, बराबर है। उसके बाद चौथा आइटम होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिट इन पी एंड एल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यदि डेबिट करोगे पी एंड एल में तो उसको भी प्लस कर लोगे। और पांचवा है, इसको हम लेस करेंगे, फिफ्थ आइटम को, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स यदि है, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में होगा, पर यदि है तो हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, हमें यहाँ यही पूरा का पूरा ये लोग वर्किंग नोट बनाते हैं, अपन ने स्टेटमेंट में बना दिया, कोई फर्क नहीं है, आप कैसे भी बना लो, एग्जाम में सब चल अलाउड है। यहाँ पर जो आएगा उसको लिखोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, अब इसमें लगाओगे एडजस्टमेंट, और जो एडजस्टमेंट होंगे वो होंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। यहां पर ऐड होंगी कुछ चीजें,
क्या क्या ऐड होगा अब ये हम समझने की कोशिश शुरू करते हैं। क्या क्या होगा? पहला है डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन आप यहां पे प्लस कर लोगे। दूसरा आप प्लस करोगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड। ये दोनों चीजें आप प्लस कर लेंगे, ठीक है। ये दो चीजें प्लस करने के बाद तीसरी आप प्लस करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट। यदि आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा और उससे आपको कोई लॉस हुआ है तो वो भी यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसके लिए वर्किंग नोट बनेगा कि इसका अमाउंट कैसे आएगा। उसके बाद आएगा इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यानी कि यदि आपका PFDD प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस बढ़ गया है तो यहां पे प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट आइटम आएगा राइटिंग ऑफ को बोला जाता है अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स को यदि आप राइट ऑफ करेंगे तो वो भी यहाँ पे प्लस हो जाएंगी। जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट में लिख देता हूँ गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा। यदि इनको आप राइट ऑफ करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज रह गई, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के साथ में आप बैंक ओवरड्राफ्ट भी ले सकते हो, ठीक है। मतलब बैंक लोन वगैरह है तो वो भी उसी में आ जाएगा। उसके बाद यदि कुछ चीजें रह गई होंगी तो बाद में देख लेंगे, अभी थोड़ी सी स्पेस छोड़ के लेस में क्या होगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। यदि कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम यदि है तो वो सब क्या हो जाएगी? माइनस। यहां से जो निकल के आएगा वो कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वो कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये कहलाएगा। अब इसमें आप फिर एडजस्टमेंट करेंगे। क्या एडजस्टमेंट होंगे इसमें बच्चों? इसमें फिर से ऐड होगा। क्या ऐड होगा? ऐड होगा डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन
इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, और यहां से लेस होगा, माइनस होगा अपोजिट इसका, यानी कि इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट डिक्रीज हुई, इसका मतलब क्या है, कैश की रिकवरी हो गई। यहां जो निकल के आएगा उसको बोला जाता है, यहां जो निकलेगा वो कहलाएगा कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अभी इसमें और काम बाकी है, क्या बाकी है वो समझते हैं। ये जो निकल के आया ये क्या कहलाया, कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक, अब यहां से हम लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर जो आपने इनकम टैक्स पे किया है वो आप माइनस कर देंगे। और क्या माइनस करेंगे, कुछ नहीं, ऐड करेंगे। क्या ऐड करोगे, इनकम टैक्स रिफंड। और क्या करोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिट इन P&L। ठीक है, एंड क्रेडिट। P&L में जो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिट क्रेडिट करेंगे उसका यहाँ पर इम्पैक्ट दे देंगे, तो यहाँ जो निकल के आएगा ये कहलाएगा कैश फ्लो। लेकिन यदि ये यहाँ पर बैलेंस प्लस आया तो कैश फ्लो कहलाएगा, यदि माइनस में आया तो कहलाएगा यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ये पूरी की पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का फॉर्मेट हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।